मिले नीच में नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। तुर्की ने अब एक बड़ा हंगामा शुरू करा संयुक्त राष्ट्र संघ में, और ये हंगामा कश्मीर को लेकर है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति को नोटिस क्यों भेज दिया? तो वहीं सबसे बड़ी खबर, क्या श्रीलंका ने भारत के कारण इमरान खान की सुपर बेइज्जती करी और वहां जाकर इमरान खान ने अपनी नाक क्यों कटवा ली? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। पाकिस्तान की अभी कुछ और गति होनी बाकी है। यही वजह है कि पहले इमरान खान ने पंगे लिए और फिर राष्ट्रपति ने पंगे ले लिए फ्रांस से। ऐसा लगता है कि इन लोगों को बस ये लगता है कि चमड़े की जुबान है, जो चाहे बोल डालो, उसका असर सामने वाले पे होगा नहीं। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। घर में खुद खाने के लाले हैं, लेकिन पाकिस्तान दूसरे देशों के मामलों में टांग अड़ाने से बाज नहीं आता है। हर बार भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने वाला पाकिस्तान इस बार फ्रांस के मामले में दखल देकर फंस गया है। दरअसल फ्रांस में धार्मिक कट्टरता पर रोक लगाने के लिए एक नया बिल लाया गया है। इस बिल को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने एक विवादित टिप्पणी देते हुए ये कहा था कि यह बिल फ्रांस में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को कलंकित करने वाला है। वैसे आपको बता दें, इस वक्त फ्रांस और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। फ्रांस में पाकिस्तान का राजदूत नहीं है। ऐसे में फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी मामलों के जो प्रभारी है वहाँ पर उन्हें एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में एक तरह से धमकाया है फ्रांस ने पाकिस्तान को ये धमकाया है कि जिस तरह के प्रतिक्रिया पाकिस्तान दे रहा है वह दोनों देशों के संबंधों को और भी खराब कर देगा। वैसे शायद पाकिस्तान को इस नोटिस की अहमियत समझ में नहीं आई, लेकिन एक दो दिन में इस नोटिस का असली मतलब पाकिस्तान को जरूर समझ में आएगा, क्योंकि FATF की मीटिंग में फ्रांस जहां पहले से विरोध में खड़ा था, अब तो पाकिस्तानी राष्ट्रपति की वजह से और भी बड़े रूप में विरोध में खड़ा रहेगा। दो नीच ऐसे हैं जो मंच का इस्तेमाल हमेशा अपने फायदे के लिए करने की कोशिश करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों नीचों के अंटी में एक ढेला नहीं है और शौक मेला देखने का है। श्रीलंका ने लाख कोशिश करी कि संसद में भाषण न दे पाए इमरान खान, ताकि कश्मीर का मुद्दा न उछले और भारत के साथ तनातनी नहीं हो। और उससे भी बड़ी बात, जिस भारत ने पाकिस्तान को इजाजत दी अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल कर जाने के लिए, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई और अपने कोलंबो दौरे के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठा ही दिया। इमरान खान का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद एकमात्र मुद्दा कश्मीर का है और इसे केवल बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो जब सत्ता में आए थे तब भारत और प्रधानमंत्री मोदी को बातचीत का सुझाव दिया था, लेकिन वे असफल रहे। पर अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि चीजें परवान चढ़ेंगी। इमरान खान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने अपने रुख में नरमी लाते हुए उनके विमान को अपने हवाई क्षेत्र से जाने की अनुमति दे दी थी। इमरान खान ने कोलंबो में एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जैसे ही सत्ता में आया था, मैंने अपने पड़ोसी देश भारत की ओर हाथ बढ़ाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भी बताया था कि इस उपमहाद्वीप में आगे बढ़ने का तरीका यह है कि हम अपने मतभेदों का समाधान बातचीत के जरिए करें। मैं सफल नहीं रहा, लेकिन मुझे भरोसा है कि अंततः चीजें ठीक होंगी। उन्होंने यूरोपीय देशों का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि हमें उसी की तरह से सभ्य तरीके से रहना चाहिए। इमरान खान का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एकमात्र विवाद है और इसे केवल बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। कश्मीर में आतंकियों को भेजने वाले इमरान खान ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस उपमहाद्वीप में सभी विवादों का समाधान बातचीत के जरिए हो। और इमरान खान जरूरत से ज्यादा उछलने लगे और बड़बोलापन दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के बीच खाई को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। वैसे ऐसा करके इमरान खान ने खुद अपनी ही नाक कटवा ली, क्योंकि जहां तक सिर्फ संसद को बंद करा था इमरान खान का भाषण देने से, तो वहीं अब श्रीलंका ने यह रोक लगा दी कि इमरान खान किसी भी मुस्लिम सांसद से नहीं मिल सकते हैं। पहले से ही पाकिस्तान में इमरान खान के भाषण को हटाए जाने का मुद्दा गर्म था, तो अब तो इसे कहते हैं घर बुलाकर बेइज्जती करना और उसकी औकात उसे दिखलाना। इमरान खान चाहकर भी मुस्लिम सांसदों से मिल नहीं सकते हैं, ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। वहीं दूसरी तरफ UN में भी एक बड़ा हंगामा शुरू हो गया है कश्मीर के ऊपर ही, और ये हरकत दूसरे नीच वाले दोस्त ने
ने करी है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच केवल डिफेंस के ही समझौते नहीं है, बल्कि कूटनीति में भी दोनों एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इसका उदाहरण तब मिला जब भूमध्य सागर में सीमा विवाद हुआ था, तो पाकिस्तान ने बिना सच्चाई जाने खुलेआम तुर्की के पक्ष में समर्थन का ऐलान कर दिया था। इसके बदले में तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का खुला समर्थन करता है। अर्दोगन ने फरवरी 2020 में ये कहा था कि ये मुद्दा तुर्की के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पाकिस्तान के लिए। यहाँ तक कि सीरिया में सक्रिय अपने भाड़े के लड़ाकों के संगठन को कश्मीर में तैनात करने की प्रक्रिया में है तुर्की, यह एक रिपोर्ट में दावा भी किया गया। तुर्की अब पाकिस्तान के बाद भारत विरोधी गतिविधियों का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल और कश्मीर समेत देश के तमाम हिस्सों में कट्टर इस्लामी संगठनों को तुर्की से फंड मिल रहा है। तुर्की भारत में मुसलमानों में कट्टरता घोलने और चरमपंथियों की भर्ती करने की कोशिश भी कर रहा है। उसकी यह कोशिश दक्षिण एशियाई मुस्लिमों पर अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में है। पिछले साल अगस्त में ईद उल अजहा के मौके पर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान से बात करते हुए कश्मीर पर समर्थन का आश्वासन भी दिया था। अर्दोगन ने पहले भी कई बार कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत पर महामारी काल में कश्मीर में अत्याचार का झूठा आरोप भी लगाया था, जबकि सच्चाई यह है कि कश्मीर पर भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे अर्दोगन तुर्की में खुद एक कट्टर इस्लामिक तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। तुर्की ने एक बार फिर पाकिस्तान का साथ देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठाया है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूट कावुसोग्लू ने मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं वह जम्मू कश्मीर में लगे प्रतिबंधों में ढील प्रदान करे। हम संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर जम्मू कश्मीर की समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ के लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से हल होते हुए देखना चाहते हैं। वैसे तुर्की का यह सपना ही रह जाएगा, क्योंकि भारत ने इस प्रस्ताव का भी जहां विरोध किया है, तो वहीं कुरैशी ने खुद ये मान लिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का है। अगर यकीन नहीं आता है तो उनका यह इंटरव्यू सुन ले, जिसमें वो साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का है। वैसे आपको क्या लगता है, तुर्की और पाकिस्तान क्या मिलकर भारत के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।